मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कोरोना महामारी के संदर्भ में सभी अपने आप को सेफ रखें और इस बीमारी की वजह से शिक्षण संस्थान स्कूलों में छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई स्टडी में जो विघ्न उत्पन्न हुआ, उसी के संदर्भ में आज ये ऑनलाइन वीडियो छात्र छात्राओं के लिए प्रेषित कर रहा हूँ। आज राजनीति विज्ञान में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मामले में सबसे पहले सभी छात्र छात्राएं ये जान लें कि संविधान है क्या, संविधान क्या है। संविधान देश की सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ विधि है। संविधान प्राथमिक विधि है। यह कानूनों, नियमों, परिनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान कानूनों, नियमों, परिनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर सरकार का संचालन किया जाता है। देखिए, ये तीन शब्द हैं, कानून, नियम, परिनियम, एक संविधान। क्या ये तीनों एक है या इनमें कोई फर्क है? देखिए, संविधान जो है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के द्वारा जो बनाया गया वो संविधान है, सर्वोच्च विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके बाद समय समय पर शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ कानून या विधि का निर्माण किया जाता है। इसको विधान भी हम कहते हैं और ये इसका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। इन कानून या विधि को लागू करने के लिए, इन कानून या विधि को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ उपनियम, परिनियम बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा। यानी कानून को लागू करने के लिए संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका कुछ नियम, परिनियम, उपनियम बनाती है जिनके आधार पर कानून लागू किया जाता है। तो ये कानून, नियम, परिनियम ये सभी संविधान के अंग हैं, यानी ये सब क्या है? संविधान है। इसके अलावा जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के हिसाब से, समय की आवश्यकता के हिसाब से संविधान में भी कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। और संसद को अनुच्छेद 368 के तहत एक अधिकार मिला हुआ है, आर्टिकल 368 के तहत, कि वो संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकती है। तो संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, संविधान संशोधन, ये भी संविधान के अंग है। इसके अलावा अगर संविधान के विभिन्न प्रावधान या सरकार के कार्यशैली को लेकर के अगर कोई मतभेद पैदा होते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ निर्णय दिए जाते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
इसके अलावा संविधान की भाषा शैली या क्लिष्ट शब्दावली अगर अस्पष्ट रूप से रहती है तो उसको स्पष्ट समझने के लिहाज से कुछ जो शिक्षाविद या कानूनविद जो है उनके द्वारा कुछ भाष्य या टीकाएं या पुस्तकें ये लिखी जाती हैं जो संविधान को समझने में आसानी प्रदान करती हैं। तो ये भाष्य, टीकाएं, पुस्तकें ये भी संविधान में शामिल है, ये भी संविधान का हिस्सा है। इसके अलावा संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। सामाजिक दस्तावेज है। इससे अभिप्राय, सामाजिक दस्तावेज से अभिप्राय है कि देश में बहुत सारी परंपराएं हैं जो संविधान सम्मत हैं, जो मानव के विकास में आवश्यक हैं। वो परंपराएं जिनको संविधान के अभी समय भी हम कहते हैं, ये सब संविधान का हिस्सा है, यानी ये सब मिलाकर के संविधान है। और इनको संविधान केवल नियम कानूनों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, भाष्य, टीकाएं, पुस्तकें, सामाजिक दस्तावेज, ये सारे मिलाकर ये सब संविधान है। इसके बाद संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्यों आवश्यकता पड़ती है संविधान की, ये भी समझने आवश्यक है। संविधान की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता जब एक व्यक्ति और इस व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों की उत्पत्ति, विकास हुआ और समाज का निर्माण हुआ। और जब समाज का विकास हुआ और समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए, समाज में मानव या व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए समुदाय या समाज के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। और ये राज्य को व्यक्ति या समाज के द्वारा सुप्रीम पावर प्रदान की गई। सुप्रीम पावर, प्रभुसत्ता या संप्रभुता, एब्सोल्यूट पावर, ये व्यक्ति समाज के द्वारा राज्य को प्रदान की गई। और जब एब्सोल्यूट पावर सबको दे दी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बंद कर दी जाए या उसको बिल्कुल उसकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी जाए या उसके अधिकारों पर पाबंदी लगा दी जाए। अर्थात व्यक्ति और राज्य के मध्य व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है, यानी व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। और राज्य जो है वो क्योंकि संप्रभु शक्ति दी है, तो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति है, इसके पास पावर है। तो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, अराजकता खत्म करने के लिए या शासन संचालित करने के लिए राज्य शक्ति का प्रयोग करता है। अब ये राज्य अपनी शक्ति का किस सीमा तक प्रयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी नहीं हो और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। और इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दे दी जाए, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता अगर दे दी जाएगी तो भी अराजकता पैदा हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति और राज्य के जो संबंध है, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों को निर्धारित करने के लिए एक संगठन या एक दस्तावेज या एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और वो व्यवस्था है संविधान। क्योंकि संविधान निर्धारित करता है व्यक्ति और राज्य के संबंधों को। संविधान में प्रावधान लिखे हैं कि व्यक्ति को किस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाए, किस सीमा तक उसको अधिकार दिए जाए, और राज्य किस सीमा तक अपनी शक्ति का प्रयोग करे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी नहीं हो और राज्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी हो जाए। इसलिए व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों को निर्धारित करने के लिए राज्य की, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा समाज में व्यक्ति
के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। अगर संविधान नहीं होगा तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके अलावा देश में विधि का शासन की स्थापना हो। विधि के शासन, कानून का शासन। विधि के शासन से तात्पर्य कानून का शासन लागू हो, और कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून की नजर में सब लोग समान हैं। कानून सबके लिए समान है, चाहे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति हो या एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो। कानून की नजरों में सब समान है, सबके लिए एक ही कानून है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा है या बड़ा है, अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उन्हीं प्रावधानों के अनुसार उसके प्रति भी कार्रवाई होगी। तो व्यक्ति बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है। ऐसी स्थिति में विधि के शासन की स्थापना के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमें संविधान से क्या हासिल किया जाता है, क्या महत्व है संविधान का। अगर संविधान नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए संविधान का बहुत महत्व है। तो संविधान का महत्व ये आना जरूरी है। संविधान का महत्व क्यों है? तो पहली बात, संविधान जो है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, या इसको दूसरे शब्दों में हम राज्य भी कह सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना कैसी होगी, या इसका बुनियादी ढांचा कैसा होगा, इसका निर्धारण संविधान करता है। कैसे? कि राज्य राजतंत्र होगा या राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक होगी या गणराज्य होगी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देश का प्रमुख वंशानुगत होता है और एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उस पद पर पहुंचते हैं, देश के प्रमुख कहलाते हैं। ऐसी व्यवस्था राजतंत्रात्मक। लेकिन गणतंत्र या गणराज्य व्यवस्था में जो देश का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, आनुवंशिक नहीं होता। तो संविधान निर्धारित करता है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचना या उसका बुनियादी ढांचा कैसा होगा। इसके बाद दूसरा, संविधान सरकार के अंगों का गठन व कार्यों का निर्धारण, सरकार के अंग, और हम सब जानते हैं सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इनका गठन कैसे होगा और ये किस आधार पर कार्य करेंगी, इसके आधार पर भी, संविधान के आधार पर सरकार के अंगों के गठन और कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो है सरकार का रूप कैसा होगा। तीसरा, सरकार का रूप का निर्धारण, सरकार का निर्धारण 2 आधारों पर, संसदात्मक व्यवस्था होगी या अध्यक्षात्मक होगी। दूसरा, एकात्मक होगी या संघात्मक होगी। किस रूप में सरकार होगी ये निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा
संविधान व्यक्ति और राज्य के संबंधों का निर्धारण करता है। व्यक्ति व राज्य या सरकार, व्यक्ति व सरकार के कार्यों का निर्धारण, ये भी संविधान के द्वारा किया जाता है। अर्थात संविधान के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचा, सरकार का रूप, सरकार की संरचना, सरकार के कार्य, व्यक्ति और सरकार या राज्य के कार्य, उनका उल्लेख और व्यक्ति के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता से संबंधित और उसके मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण, यानी व्यक्ति के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण ये भी संविधान के द्वारा किया जाता है। तो संविधान का महत्व इन सब चीजों के लिए विशेष रूप से संविधान आवश्यक है। अगर ये संविधान नहीं होगा तो ये सारे जो बिंदु हैं इनका निर्धारण किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं हो पाएगा। इसके अलावा और भी कई राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उनका निर्माण, व्यक्ति और राज्य के मध्य जो संबंध हैं उनको निर्धारण करने के लिए सरकार को या राज्य को कुछ सिद्धांत बनाने पड़ते हैं, उनका उल्लेख भी संविधान में होता है। तो ये सब चीजों को शामिल करके ये सब संविधान का इंपॉर्टेंस है, संविधान का महत्व है। इसके बाद संविधान के प्रकार, ये भी जानकारी होनी चाहिए। संविधान के प्रकार, इसको हम 2 डायमेंशन, 2 भागों में, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, 2 भागों में डिवाइड करके थोड़ा अध्ययन करते हैं। फर्स्ट टाइप लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लचीला संविधान या कठोर संविधान। लिखित संविधान किसे कहेंगे? लिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसके निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा या मानवीय सभा, मानवीय समुदाय के द्वारा या किसी संविधान सभा के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है वो लिखित संविधान होता है। जैसे भारत का संविधान, इंडिया। लेकिन अलिखित संविधान जिसका अधिकांश भाग अलिखित हो और जो भाग लिखा हुआ है उसका निर्माण भी किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया हो या मानवीय समुदाय द्वारा नहीं किया गया हो, कोई संविधान सभा गठित ही नहीं हुई हो और केवल विकास का परिणाम हो, ऐसा संविधान अलिखित संविधान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ब्रिटेन का, क्योंकि वहां संविधान के निर्माण के लिए कोई संविधान सभा नहीं बनी और ना कोई मानवीय संविधान के द्वारा उसको लिखा गया, बल्कि संसद के द्वारा समय समय पर कुछ नियम कायदे तय किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। इसके बाद दूसरे आधार पर हम डिवाइड करें कि लचीला संविधान, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर हो जाए। साधारण बहुमत, केवल 50% प्लस 1, किसी भी सदन के 50% प्लस आधे से एक ज्यादा किसी बात पे सहमत हो जाए तो उस विधि के द्वारा उस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसा संविधान जिसमें साधारण बहुमत या साधारण विधि के द्वारा संशोधन किया जा सके वो कहलाता है लचीला संविधान। और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से नहीं हो बल्कि साधारण बहुमत के साथ साथ साधारण बहुमत प्लस विशेष बहुमत, इसके अलावा आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं में भी वो पारित होना चाहिए। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं पर
अगर इस तरह का संशोधन करना पड़े, यानी संशोधन विशेष बहुमत से ही हो, साधारण विधि के द्वारा संशोधन नहीं हो, वो कठोर संविधान कहलाता है। इसके अलावा संविधान के संदर्भ में दो शब्द आते हैं। एक शब्द विशेष रूप से एक शब्द आता है संविधान और दूसरा होता है संविधानवाद। संविधान, दूसरा संविधानवाद। दोनों शब्द क्या हैं? देखिए, संविधान एक तरह से एक पुतले की तरह है, जो जिसमें प्राण नहीं है, निष्प्राण कहिए या अजीवित उसको कहिए। लेकिन संविधानवाद जिसमें विशेष रूप से एक आत्मा हो, प्राण हो, वर्किंग हो। जैसे अगर संविधान तो बहुत सारे देशों में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था रही हो, चाहे राजतंत्रात्मक रही हो, चाहे तानाशाही रही हो, उन सब में संविधान होता है, लेकिन वहां विधि का शासन लागू नहीं होता। वहां कानून का शासन लागू नहीं होता। जो राजतंत्र यानी अलोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हैं, जैसे सीरिया, चाइना, इसके अलावा प्राचीन में जाएं तो हिटलर, मुसोलिनी, ये जो तानाशाह या डिक्टेटरशिप राज थे, संविधान तो इनके पास था, लेकिन वहां कानून का शासन नहीं था, विधि का शासन नहीं था। संविधान एक किताब मात्र थी। राजा या जो डिक्टेटर तानाशाह था वो कहता था वही कानून लागू होता था। संविधान यानी विधि का शासन लागू नहीं था। लेकिन संविधानवाद जहां संविधान भी हो प्लस विधि का शासन भी लागू हो, विधि का शासन, या जैसे भारत, इंडिया, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, जहां संविधान भी है और संविधान के शासन विधि का शासन है, यानी संविधान की सर्वोच्चता है, कानून का शासन है, वहां व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। तो इसे हम कहते हैं संविधानवाद। ब्रिटेन है, इंडिया है, अमेरिका है, बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें संविधानवाद है, जहां विधि का शासन है, संविधान और विधि का शासन दोनों, इसको कहते हैं संविधानवाद। और जहां विधि का शासन नहीं हो, केवल संविधान हो सकता है, संविधान तो सब जगह उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा संविधान में मूल संविधान में भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, पच्चीस भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। इसमें 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, उल्टा कर, अनुसूची और अनुच्छेद, ये मूल संविधान था। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और क्रमांक के आधार पे 349 है। गणना की दृष्टि से 460 से अधिक गणना की दृष्टि से क्रमांक वही 395 है। अनुच्छेद जो है, क्रमांक अगर देखेंगे
तो लास्ट एक से लेकर तो लास्ट अंतिम 395 ही होगा। लेकिन इन अनुच्छेदों के बीच में गणना करें तो बहुत सारे आर्टिकल एक आर्टिकल के मध्य में जोड़े गए हैं। जैसे 51 के जोड़ दिया, 21 के जोड़ दिया, ये जो सब आर्टिकल जुड़े हैं इनसे गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या बड़ी है, जबकि क्रमांक 395 से अधिक नहीं है। तो भारतीय संविधान के बारे में ये जानकारी। और भारतीय संविधान जो है विशेष रूप से कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का हो रहा है। भारतीय संविधान पर एक आक्षेप लगता है कि उधार का हो रहा है, यानी अन्य संविधानों से इसमें बहुत सारे अनुच्छेद या व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं हो सकता है कुछ अन्य देशों से हमने उनकी भावनाओं को समझते कुछ प्रावधान दिए हो, लेकिन उनका भारतीय परिप्रेक्ष्य में अप्लाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमने ब्रिटेन से ली, जो चीज़ अमेरिका से ली, हमने जो का तो भारतीय संविधान में उसको शामिल कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भी प्रावधान जो व्यवस्थाएं ली हैं अधिकतर भारतीय संविधान में जो भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट है उससे बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं और उनमें विशेष भारतीय विविधता को ध्यान में रख के कुछ परिवर्तन करके शामिल किए गए हैं। और जो अनुच्छेद जो व्यवस्थाएं चाहे मौलिक अधिकार लिए हों, चाहे मूल अधिकार लिए हों, चाहे संवर्ण जो भी भारत से अन्य संविधानों से हमने लिए हैं उनको भारतीय संस्कृति या भारतीय व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में शामिल लिया है, जो को तो शामिल नहीं किया है। इसलिए भारतीय संविधान पर उधार का बोरा कहने का आक्षेप प्रासंगिक नहीं है। और भारतीय संविधान की समझ, संविधान क्या है, संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान का इंपॉर्टेंस क्या है और संविधान के टाइप, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, ये सारे प्रकरणों पे आज इस वीडियो में समझ आप छात्र छात्राओं को पैदा हो गई होगी। अगर कोई ऐसा कोई बात ऐसी कोई रहे जाए कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखें और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द आपके बीच में प्रदर्शित होगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।